Good morning, good after, and good evening, students. Today we start our first chapter of class 11th Political Science, the Constitution, why and how. Before this, we have already discussed about the basics of this chapter, that how and by whom our Indian Constitution was prepared. As you know that India got independence on 15th of August 1947, but complete independence was gained by India on 26th of Jan 1950 when we declared our Indian Constitution, when we enforced our Indian Constitution. Now India is an independent sovereign country of this world. So let us start our chapter with the definition of Constitution. What is the definition of Constitution? Constitution is a set of written rules. Constitution is a set of written rules that are accepted by all the people of a country. संविधान क्या है? संविधान उन लिखित नियमों का, कानूनों का समूह है जो एक देश के सभी नागरिकों, लोगों के द्वारा क्या होते हैं? स्वीकृत होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अगर टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया का है, यूएसए का है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो किसका है? यूनाइटेड किंगडम। क्या सच में ही यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम वाज नॉट प्रिपेयर्ड by a constituent assembly and it was not enforced on a fixed date like India on 26th of January 1950. That's the reason that the constitution of United Kingdom is also known as unwritten constitution. India पूरे विश्व के अंदर अगर लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का है तो हमारे देश का है, भारत देश का है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किन किन देशों का है? इंडिया एंड यूएसए। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूनाइटेड किंगडम। अब एक डेफिनेशन बताता हूं और अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट ने क्या कहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट इज दैट द बॉडी ऑफ रूल्स एंड लॉस। रूल्स और लॉस की क्या होती है? एक बॉडी होती है और इसके अंदर क्या होता है? वो रिटन भी हो सकता है और कैसा होता है? अनरिटन हो सकता है। और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया जाता है? उसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके इस चैप्टर का टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? हमें संविधान की जरूरत क्यों है? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। बात अपने देश की करते हैं कि हमें अपने देश के लिए संविधान की क्यों जरूरत है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि हमें क्या चाहिए? संविधान चाहिए। तो सबसे पहले इट डेवलप्स ए म्यूचुअल ट्रस्ट। इट डेवलप्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन which is necessary for द डाइवर्स पॉपुलेशन। जो हमारे पास जो डिफरेंट काइंड्स के पीपल है टू लिव हार्मोनियसली। कि देखिए इट डेवलप्स ए म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन विच इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट पीपल
to live in our country in peaceful manner और in harmoniously। सौहार्द की भावना से सभी लोग एक दूसरे के साथ क्या रहें, मिलजुल कर रहें। और ये जो ट्रस्ट है, ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें संविधान से मिलता है। लाइक इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। एवरी रिलीजन हैज इक्वल स्टेटस इन इंडिया। इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है, इसलिए विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर क्या रहते हैं? इकट्ठा रहते हैं। और ये जो ट्रस्ट आता है, ये जो कोऑर्डिनेशन आता है, ये कहाँ से मिलता है? ये उन रिटर्न रूल्स के अंदर है जो हमें कहाँ से मिले हुए हैं? देश के संविधान से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। देखिए सरकार कैसी है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? संविधान से पता चलता है। देयर कंपोजिशन, उसकी बनावट कैसी है, ये भी हमें कहाँ से पता चलता है? देश के संविधान से पता चलता है। एंड द पावर्स, और उसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये भी हमें कहाँ से पता चलता है? ये भी हमें संविधान से पता चलता है। इसलिए हमें किसकी जरूरत होती है? संविधान की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, इट क्लियरली स्पेसिफाइज द लिमिट्स। ये कुछ क्या करता है? लिमिट्स सेट करता है किसके ऊपर? ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए सरकार की जो शक्तियां हैं उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, उनको लिमिट में करना, ये कहां से होता है? ये देश के संविधान से होता है। क्योंकि इंडिया कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जो अल्टीमेट पावर होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो किसके हाथ में होती है? वो हम लोगों के हाथ में होती है। नेक्स्ट है कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, कौन से राइट्स? फंडामेंटल राइट्स। ये भी, इसका भी सोर्स क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसलिए हमें क्या होती है? देश के संविधान की जरूरत होती है कि हमारे देश के अंदर अगर हम नागरिक हैं उसके, तो हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, उनकी सुरक्षा कैसी होगी, इसका भी वर्णन कहाँ पर मिलता है? हमारे देश के संविधान के अंदर मिलता है। एंड इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल टू लिव इन अ जस्ट सोसाइटी। एक देश के संविधान में वहां के लोगों की इच्छाएं शामिल होती है कि वो किस तरह के समाज के अंदर रहना चाहते हैं। दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स विच शो the importance and the need of the constitution. Let us revise again that why do we need a constitution? Simple. First point, it develops a mutual trust and coordination which is necessary for different people to live in our country हार्मोनियसली। इट मीन्स सौहार्द भावना से वो क्या कर सके? अपने साथ रह सके। इसलिए हमें देश के अंदर संविधान की जरूरत होती है। सेकेंड है, इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, देयर कंपोजिशन एंड द पावर्स। थर्ड आ जाएगा, इट क्लियरली स्पेसिफाइज द लिमिट्स ओवर द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। द फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स का सोर्स है वो भी क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। ये लोगों की आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक दो टॉपिक हमने किए हैं। पहला जो टॉपिक हमने किया है वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड जो हमने अभी किया है वो किया है हमने व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? अब हम बात करेंगे फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे दैट मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव आर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कि भारतीय संविधान क्या होता है? इफेक्टिव होता है। तो सबसे जो पहले जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, रिटर्न डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। फर्स्ट पॉइंट जो क्या करता है, जो
इसकी इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। In Indian Constitution, in the basic Constitution, we have 395 articles, we have 8 schedules, and we have 22 chapters. It shows the effectiveness of the Indian Constitution, and at present, more than 470 articles, 12 schedules, and 25 chapters. This is the first point which shows the effectiveness of our Indian Constitution. ये जितने भी जो ये इंपॉर्टेंट आपके क्या है पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली वाले वीडियो में हम ये ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला फैक्टर है उसमें आप क्या लिखोगे, रिटर्न एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। तो आप लिखेंगे इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विच इन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 395 articles, 8 schedules and 22 chapters. At present we have 470 articles, 12 schedules and 25 chapters. This is the first point which shows the effectiveness of Indian Constitution. Next अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट फैक्टर है उसके बारे में, वो है आपका क्लियर डिवीजन ऑफ पावर। सेकेंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर। Clear division of powers among the three organs of government. Three organs of government. देखिए सरकार के महत्वपूर्ण 3 अंग होते हैं, उनके बीच के अंदर जो शक्तियों का विभाजन है वो भी कहां से है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका आ गया लेजिस्लेचर, ये आपका हो गया एग्जीक्यूटिव, और ये आपका कौन सा हो गया, जुडिशरी। इस तरह के पावर डिवीजन को हम कहते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना है, घर पे रहना है, सेफ रहना है, बाहर जाओ मुंह पे मास्क रखना है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। अब सेकंड जो फैक्टर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बना रहा है वो सिंपल है, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया है कि आपका काम है टू मेक लॉ, कानून बनाना, टू मेक लॉ। इनको बताया गया है टू एग्जीक्यूट लॉ, इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, टू एग्जीक्यूट लॉ। और इनका काम है टू एक्सप्लेन लॉ, टू एक्सप्लेन लॉ। ये सारा का सारा जुडिशरी के हाथों में होता है। सुप्रीम कोर्ट, जितने हाई कोर्ट्स हैं या आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके हाथ में होता है। एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और लेजिस्लेचर का जो हेड होता है वो कौन होता है, कैबिनेट होता है, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो इसकी इफेक्टिवनेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी मैंने बात की हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग की, अभी मैं बात करूंगा वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये भी जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसका भी वर्णन कहां पर है, इसका भी वर्णन आपके देश के संविधान के अंदर है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में भी डिवीजन ऑफ पावर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के अंदर भी शक्तियों का क्या है, विभाजन है। और 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट, बाय द 3 लिस्ट। 3 लिस्ट ऐसी है जिनके द्वारा शक्तियों का विभाजन है, जिसके कारण से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव बनता है। पहली आपकी कौन सी होगी, यूनियन लिस्ट, विच कंटेन 100 सब्जेक्ट, और in the given subjects of union list only the central government has right to make the law। नेक्स्ट आपकी कौन सी आती है, स्टेट लिस्ट आती है। स्टेट लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 61 है, जिसके अंदर केवल स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मल कंडीशन में, अगर इमरजेंसी हो तो फिर ये सारे सब्जेक्ट्स लगभग किसके हाथों में चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है 52। बोथ गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक द लॉ, बट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द फाइनल लॉ विल बी implemented made by the central government। मान लेते हैं
शिक्षा कॉन्करेंट, एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट एंड इफ देर इज एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द लॉ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है उसी को क्या माना जाएगा, उसी को ही फाइनल माना जाएगा। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है अमंग द बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसका भी सोर्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा एक और पावर होती है रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूरी पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। तीनों लिस्ट का हम डिटेल के अंदर चैप्टर नंबर 7 आपका आएगा और चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म है, उसके अंदर हम आपको साथ डिस्कस करेंगे, या उससे पहले भी मैं आपको बता दूंगा एक दिन कि 3 लिस्ट के अंदर कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट जो है इक्वल सिविल राइट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल सिविल राइट्स। भारत का संविधान इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के पास क्या है, बराबर कानूनी अधिकार है, बराबर नागरिक अधिकार है। बट थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं कि इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी जब देश के अंदर लगी हो तब आप कुछ आपके राइट्स को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसकी इफेक्टिवनेस को शो करते हैं, आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपकी इफेक्टिवनेस है उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है इंडिया इज ए सोवरियन कंट्री। भारत कैसा देश है, एक संप्रभुत्व सत्ता संपन्न देश है। भारत कैसा देश है, एक सेकुलर कंट्री है। भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। ये सभी हमें कहाँ से पता चलता है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमें क्या करता है, पता चलता है। रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक। अब आपको ये चारों जो टर्म्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि हाउ इंडिया इज ए सोवरियन कंट्री। इंडिया इज ए सोवरियन कंट्री बिकॉज Indians and Indian government is free to take its decision without any external pressure. Why India is called a secular? Because India has no official religion. Why India is called a socialist country? Because equal distribution, equal access to all for all opportunities. And India is called a republic because the head of the state is not on hereditary post, he or she is an elected person. That's the reason that India is called a republic. इसके अलावा आता है flexible to amend the constitution. Next जो point है flexible to amend the constitution. हमारे देश को जो संविधान जो है उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है और ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है ये आर्टिकल 368 में है। और ये जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का प्रोसेस, ये हमने कौन से कंट्री से लिया है ये भी ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका से लिया है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग बदलाव कर सकते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस को क्या करता है बच्चों, शो करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है। वर्ल्ड का अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो 1787 के अंदर बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और इसका जो अमेरिकन सिविल वॉर था वो 1776 में शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखना। 13 कॉलोनीज थी इसकी और ये किसके प्रभाव से आज़ाद हुई थी, यूनाइटेड किंगडम से ये क्या हुई थी, आज़ाद हुई थी। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, देखिए जुडिशरी को क्या माना जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर माना जाता है। When someone try to violate our fundamental right, we have right to move into Supreme Court and the High Court for the protection of fundamental right. अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो ये हमारे पास अधिकार है कि हम सर्वोच्च न्यायालय या कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। और इट इज द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। और उसके लिए 5 रिट होती है, बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो भी मैंडेमस है या हैबियस कार्पस है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करने वाला हूं। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, शो करते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो हमें ये बताता है कि भारत के अंदर कैसा डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट मीन्स that the head of the state and the country is directly not elected by the people. Yes,
prime minister, president, they are not directly elected by the people. We have representative democracy. It means that representatives run the country over the behalf of the people and the representatives are directly elected by the people. ये आपको ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो लोगों के बिहाफ के ऊपर क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं और देश का क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो इंडिया के अंदर क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो शो कर रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ में, आप वहां से भी इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है चैप्टर का, ध्यान से, ये वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूं लेकिन अभी हम चैप्टर के टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, भारत देश का संविधान कैसे बना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है आपका। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, भारत के संविधान बनने की जो कहानी थी वो कब से शुरू हुई। सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कौन से प्लान के तहत बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान। ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान जो कब आया था बच्चों, 1946 के अंदर। सबसे पहला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा कैबिनेट मिशन, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई वो कौन से प्लान के तहत बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट सीटिंग, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग जो हमारी हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो प्यारे बच्चों हुई थी 9 दिसंबर 1946 और प्लेस अपना कौन सा था, दिल्ली। क्या था, दिल्ली। और इस मीटिंग की जो हेडशिप की थी, जो हेड थे इसके, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कांग्रेस के सबसे एज वाइज सबसे क्या थे, एल्डेस्ट थे। दैट्स वाज द रीजन कि उनको पहला क्या बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि सेकेंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946, सेम प्लेस पर हुई, दिल्ली। और इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, परमानेंट जो प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो क्या कर लिया गया, चुन लिया गया। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुई और फाइनली 14 अगस्त 1947 तक इसने क्या किया, ऑलमोस्ट ये काम करती रही। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप था वो लिया गया 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, 29 अगस्त 1947। जिसके चेयरमैन कौन थे, जिसके चेयरमैन थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक पढ़े लिखे इंसान थे, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के, प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान थे जिन्होंने देश के संविधान को बनाने के लिए काफी कुछ किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया। और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारे देश के संविधान का क्या किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसके बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का क्या लगा था, समय लगा था। देखिए 9 दिसंबर 1946 से जो हमारी एक जर्नी शुरू हुई कि हमने पहली सीटिंग की और फाइनली जब देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949।
It was the time when the Constituent Assembly adopt द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान को अपनाया कब गया था? 26 ऑफ नवंबर 1949 एंड फाइनली इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 ऑफ जैन 1950। 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश का संविधान क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। अब 26 जनवरी तक हमने वेट क्यों किया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 26 ऑफ जैन 1930 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाहौर के अंदर एक सेशन हुआ था 1929 के अंदर, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि 26 ऑफ जैन 1930 को हम क्या मनाएंगे? अपना इंडिया का पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। दैट्स द रीजन इस 26 जनवरी को क्या करने के लिए, हिस्टोरिकल एक रूप देने के लिए क्या किया गया? 26 ऑफ जैन 1950 को हमने अपने देश का क्या कर दिया था? संविधान लागू कर दिया था। क्या कर दिया था? 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द 2 or 3 topics of chapter 1st, Constitution, why and how. First we discuss about the definition of Constitution. Second, why do we need the Constitution? Next, what are the factors which make effective the Indian Constitution? And next, that how the Indian Constitution was made. Actually, the making of our Indian Constitution was a long history. Some people, they called that Indian Constitution is a big bag of borrowing. In next video lecture we will discuss that why Indian Constitution is called a big bag of borrowing. Jai Hind, Jai Bharat.